दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये काफ़ी लगभग 14-15 साल पहले की बात है। एक पुलिस अधिकारी हुआ करते, काफ़ी बड़े अधिकारी थे और बहुत दबंग अधिकारी थे। इतने दबंग थे कि लगभग-लगभग हरियाणा के सभी गैंगस्टर उनसे डरा करते, खौफ खाया करते। उनका नाम ही काफ़ी था, तो वो मेरे काफ़ी क्लोज़ थे। तो हम कई बार मेरे होम डिस्ट्रिक्ट की बजाय दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाया करते, तो देखा करता कि जो बड़े-बड़े अपराधी हैं, वो मतलब उनके साथ बहुत ही आत्मीय संबंध हुआ करते और उनकी बड़ी सेवा-पानी किया करते। तो उसके बाद इलेक्शन नज़दीक आ गए हरियाणा विधानसभा के। तो पता नहीं क्यों उनके मूड में आ गया कि इलेक्शन लड़ना चाहिए विधानसभा का। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ, तुम पत्रकार भी हो तो एक काम करते हैं, चलो मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है ना उसमें साथ-साथ चलते हैं। और तुम पत्रकार हो तो तुम मुझे ये भी बता देना कि भाई मैं कितने एक वोट मैं ले लूँगा और कितने एक वोटों से मैं जीत सकता हूँ। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मित्र थे, काफ़ी क्लोज़ रिलेशन थे, काफ़ी पुराने रिलेशन थे, तो मैंने कह दिया ठीक है चल पड़ेंगे जी। तो हम उस विधानसभा क्षेत्र में जिससे वो संबंध रखते थे उसमें जाने लगे। और ये था कि भाई एक गाँव में 1 दिन के अंदर एक ही गाँव वो करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है जी। तो जिस भी गाँव में जाते वहाँ के जो लोग हुआ करते, वो उनके सामने बड़े झुक जिसके पास भी जाया करते वो उनके सामने बड़े अदब से और बड़े झुककर और बड़ी आओ-भगत किया करते। मतलब एक तरह से पलक-पावड़े बिछा दिया करते उनके उसमें। और वो भी खुश हुआ करते तो और लेकिन ये मेरे को जल्दी पता चल गया कि ये जो पलक-पावड़े बिछाने वाले आदमी है ना, ये क्रिमिनल हैं और ये आम आदमी नहीं है और बड़े क्रिमिनल हैं। तो लेकिन वहाँ बैठ के ना वो जो बातें किया करते, इतनी आत्मीयता के साथ बातें किया करते कि भाई ये पूछा जाता है फलाना क्या कर रहा है, धकड़ा क्या कर रहा है, वो आजकल कहाँ क्या कर रहा है, वो आजकल कहाँ रहता है, वो कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ मतलब सारी बातें क्लियर किया करते वो और खुल के किया करते बगैर किसी हिचक के या बगैर किसी एक कि ये सामने पुलिस का एक अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है। इस चीज़ की कोई वो नहीं होया करती। चलिए कोई बात नहीं, अब मेरे क्लोज़ थे तो मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया था कि ठीक है विधानसभा में जितने भी गाँव हैं, उतने गाँव के अंदर चल पड़ेंगे। तो वो गाँव से निकलते तो मेरे से पूछते भाई कितने वोट होंगे? मैं इकट्ठा ही बता देंगे, सर्वे कर देंगे, एक-एक गाँव का क्या बताना और ठीक है। तो दोस्तों हम इस तरह से 10-12 गाँव में जा चुके थे। तो 10-12 गाँव तक ही मेरे को आइडिया मिल गया था कि उनका इलेक्शन का क्या रहेगा और कैसे रहेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आपको टिकट की एश्योरेंस कैसे है? कि आपको टिकट मिल जाएगी? तो उसने एक बहुत बड़े अधिकारी का नाम लिया, स्टेट लेवल के पुलिस अधिकारी का, कि मेरी रिकमेंडेशन वो करेंगे, जब इतना बड़ा अधिकारी मेरी रिकमेंडेशन करेगा तो टिकट तो मिल ही जाएगी। तो और वो उन्होंने कहा कि मैं चलो मिलवा भी देता हूँ। तो वास्तव में उन्होंने मेरे को उस अधिकारी से मिलवा भी दिया। उनके साथ भी बड़े उनके क्लोज़ रिलेशन थे, अच्छे रिलेशन थे और वो अधिकारी थे आईजी। मतलब मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। तो आईजी थे और उन्होंने उनको बताया कि जी मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ और आप मेरे नाम का उस आईजी ने भी कह दिया हाँ, भाई तुम तो मेरे इतने क्लोज़ हो, अगर तुम्हारा ही मैं वो नहीं करूँगा तो फिर किसका करूँगा ये बताओ, रिकमेंडेशन नहीं करूँगा तो। ठीक है जी। तो 10-12 गाँव में जाते ही मैं मतलब सारा किस्सा समझ गया, केस समझ गया, तो मैंने उनको कहा भाई साहब रहने दो और नहीं चलते गाँव में। बोला क्या, क्या हुआ? बस भाई साहब काफ़ी है मेरे हिसाब से, तो आप अगर घूमना चाहो तो घूम लो। तो वो उसको थोड़ा-सा वो शक हुआ, तो बोला क्या बात है पहले तो ये बताओ कि क्यों नहीं चलना चाह रहे? जबकि हम दोनों दोस्त हैं, तुमने पहले मुझसे कहा था कि भाई इलेक्शन में लड़ना चाह रहा हूँ तो सारे गाँव का सर्वे करेंगे, सभी गाँव में घूमेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मेरे हिसाब से आप भी मत जाओ। तो बोला नहीं बताओ क्लियर क्या बात है? और भाई साहब मेरे हिसाब से पहली बात तो ये है कि आपको टिकट ही नहीं मिलेगी। किसी भी सूरत में टिकट नहीं मिलेगी। बोला क्यों नहीं मिलेगी? पहली बात तो ये है कि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं जीतने की एक नई पार्टी को जीतने के लिए चाहिए। एक एक क्यों? क्योंकि अब की बार एक-एक आदमी का सर्वे करके ना कि किस-किस आदमी को कौन-कौन ऐसे आदमी हैं जो चुनाव जीत सकते हैं और टिकट के बारे में उन्हीं में कंसीडर किया जाएगा, उन्हीं के नंबर आएँगे और उस मामले में पैसे भी होने चाहिए कि इतने कि दिल खोल के पैसे खर्च कर सके, जब जी चाहे पैसों का यूज़ कर सके, शराब पिला सके, वोट खरीद सके या कुछ भी कर सके। तो इसके लिए इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है और करोड़ों रुपए आप स्पेयर नहीं कर पाएँगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरा फिर ये है कि आप जिस आईजी की ये कह रहे हैं कि उनकी रिकमेंडेशन से टिकट मिलेगी, तो उनकी रिकमेंडेशन से आपको टिकट नहीं मिलेगी, किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। तो बोला क्यों, कैसे नहीं मिलेगी? और देखो पुलिस की नज़रों में 2 व्यक्ति न सॉरी सरकार की नज़रों में 2 अधिकारियों की ज़्यादा कीमत होती है। एक तो होता है एसपी, एसपी सँभालता है पूरे ज़िले को और स्टेट लेवल पे जो बड़ा अधिकारी होता है वो होता है डीजीपी।
उसके बाद बीच में जो अधिकारी होते हैं सरकार की नज़रों में ठीक है, एक पद है, पद के हिसाब से जो प्रोटोकॉल होता है वो उनको मिलता है, लेकिन रिकमेंडेशन वाली ये उसकी बात है तो मैं नहीं समझता कि सरकार की नज़रों में उसकी रिकमेंडेशन की कोई वैल्यू होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जो देखा है कि आपके जो साथी हैं या आपकी जो सेवा करते हैं या आपके वो जिनके साथ आप मिलते हैं, जिनके कॉन्फिडेंस के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो हैं क्रिमिनल टाइप के। और क्रिमिनल आदमी के सामने झुकेंगे, सभी झुकेंगे, कोई मना नहीं करेगा कि हम वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे उनके कहने से, ये पक्का है। तो न तो आपके पास वोट है, न आपके पास पैसा है, न आपकी रिकमेंडेशन में किसी तरह का कोई दम है। तो इसलिए आप रहने दो, बाकी 40-50 गाँव क्यों मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो, क्यों अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, और इलेक्शन का अपना दिमाग से निकाल दो। हालाँकि वो इस चीज़ से मेरे से नाराज़ हुए और फिर भी उन्होंने पूरे गाँव का दौरा किया और जब इलेक्शन आए तो उन्होंने पोस्टर वगैरह ये भी लगवाए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। और क्यों? क्योंकि वो पार्टी का जो नज़रिया था, जो पैमाना था, उस पे वो खरे नहीं उतर रहे थे। ख़ैर दोस्तों कोई बात नहीं। लेकिन उसके अंदर दोस्तों मैंने पहली बार ये देखा है कि वास्तव में क्रिमिनल का और पुलिस का गठजोड़ होता है और इतना शानदार गठजोड़ होता है कि वो अंदर की बातें एक-दूसरे के ऊपर एक-दूसरे से खुल के बता दिया करते, एक-दूसरे की इन्फॉर्मेशन खुल के दे दिया करते। और सिर्फ़ पुलिस का और अपराधियों का नहीं, आपस में पुलिस अधिकारियों का भी गठजोड़ होता है। एक बड़े अधिकारी का और एक इस तरह के दबंग अधिकारी का भी गठजोड़ होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के फ़ायदे के लिए होती है। बड़ा अधिकारी तो इसलिए उसको छोटे अधिकारी को, दबंग अधिकारी को पालता है, उसको अपने क्लोज़ रखता है, उसकी हर तरह से मदद करता है कि कई बार जब ऊपर से प्रेशर आ जाता है, तो ऐसे ही दबंग जो अधिकारी होते हैं, वो बड़े क्रिमिनल को जल्दी अरेस्ट करके ना या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो निकलवा के उनको दे देते हैं और वो सरकार तक पहुँच जाती है। तो बड़े अधिकारी को तो ये फ़ायदा होता है, छोटे और उस दबंग अधिकारी को ये फ़ायदा होता है कि वो अपनी दबंगई में बीच में अपने भी कुछ ऐसे काम कर लेता है, जो कि नहीं करने चाहिए और उसमें अगर कल को कोई बात आती है, तो वो उसकी प्रोटेक्शन में बड़ा अधिकारी खड़ा होता है। और ये आपने संदीप लाठर वाले मामले में भी देखा होगा कि संदीप लाठर ने जब अपने सुसाइड नोट में जो आईजी पूर्ण कुमार जी के गनमैन के बारे में बताया था कि उसने ऐसा कहा था, ये बात मीडिया में आई है, पब्लिक डोमेन में है कि उसने ये कहा था कि संदीप लाठर तुम रहने दो, ये बहुत बड़ा गेम है और मुझे तो बचा लेंगे, बड़े अधिकारी बचा लेंगे, मेरा इसमें कोई नहीं होगा। ये पब्लिक डोमेन में है ये चीज़ें दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह पुलिस के ये दबंग अधिकारी हैं, इनका और अपराधियों का गठजोड़ होता है, उस तरह पुलिस का भी आपस में गठजोड़ होता है, बड़े अधिकारी का, दबंग अधिकारियों का। और ये बात दोस्तों अब सिद्ध हो रही है, ये जो पंकज अहलावत वाला मामला हुआ है, झज्जर का जो एनकाउंटर वाला मामला है, डिगल वाला लड़का, इसमें भी, इसमें पंकज के फादर ने जो कि खुद एक मजबूत आदमी है, उसने आज न्यूज़पेपर वालों को कोई क्लिप दी है और उस क्लिप के अंदर मेरे थंबनेल पे भी उसकी वो लगी हुई है। उसके अंदर बड़े-बड़े जो क्रिमिनल हैं ना वो और जो पुलिस के स्पेशल स्टाफ के वो इकट्ठे बैठ के नहीं शराब पीने लग रहे हैं, इकट्ठे बैठकर एक जो बदमाश है या एक जो युवा लड़का उसमें दिखा रहा है वो उसकी जो पुलिस वाला वो है वो एएसआई एएसआई नहीं कांस्टेबल होगा या हेड कांस्टेबल होगा यानी स्पेशल स्टाफ का बंदा उसकी रिवॉल्वर को अपने हाथ में लेके वो कर रहा है और किस तरह आत्मीयता के साथ वो बातें करने लग रहे हैं। इससे भी सिद्ध होती है कि ये जो बदमाश होते हैं और पुलिस के जो ये स्पेशल स्टाफ वाले होते हैं इनकी आपस में यारी दोस्ती होती है और हो ही जाती है इसमें। तो ये जो मामला था अब जो उसने सारा सब कुछ आज उसमें मीडिया में आया हुआ और उसने जो रणधीर सिंह है उसके पंकज के फादर उसने सब कुछ बता रखा है कि वहाँ पर मेरा लड़का गया हुआ था तो वहाँ पर बिरधाना के कुछ बदमाश टाइप के लड़के बैठे हुए थे उनके साथ ये पुलिस वाले बैठे हुए थे और उसमें बाकायदा वो टी शर्ट वाला और वो सारा सब कुछ दिखा भी रखा है कि ये कोई अमरजीत नाम का पुलिस वाला है और ये फलाना वो बदमाश है ये वो है। और उसके अंदर जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी उसके अंदर किस तरह से उनकी आपस में आत्मीयता दिखाई दे रही है। तो उसमें जब उसने ये बताया कि मेरे लड़के का इन बदमाशों के साथ झगड़ा हुआ था और हालाँकि मेरा लड़का इस चीज़ को समझ गया था तो वो थोड़ा हम सॉरी बोल के जाने लगे। लेकिन ये अपराधियों की ख़ास बात होती है बदमाशों की कि उनका जो सारा काम है ना वो डर के ऊपर चलता है। और अगर लोग उनसे डरेंगे नहीं या उनको कुछ भी कह के निकल जाएँगे तो वो फिर ये सोचते हैं कि तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है। शायद इसी डर की वजह से उन्होंने पंकज
का पीछा किया और उनके साथ में जो पुलिस वाले बैठे थे, हो सकता है उसको पंकज पहचानता नहीं हो और वो भी, क्योंकि वो भी सारे सिविल ड्रेस में थे, तो जब उन्होंने उसका पीछा किया तो उसने पंकज ने उसमें फायर किया। अब उसका पिताजी तो ये कह रहा है कि हवा में फायर किया था, लेकिन हवा में अगर फायर करते तो वो एएसआई प्रवीण कुमार को नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि फायर उसने उन्हीं की तरफ किया था और वो एएसआई उसको लगी। उसके बाद की जो कहानी है, पुलिस वाले उसको लेके गए, उसको जो कह रहा है रणधीर सिंह कह रहे हैं, आगे मेरे लड़के को गिरा के न उसके ऊपर बैठ के पैर में गोली मारी गई और वो तो दूसरे लड़के को भी जो मदद के लिए आया था उसको भी गोली मारते। तो दूसरे पुलिस वाले ने कहा कि अगर दूसरे को भी गोली मार देगी तो बड़ा केस हो जाएगा। तो ये मामला दोस्तों आज के उसमें आया हुआ है। तो इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पुलिस का और बदमाशों का जो गठजोड़ है, उसमें मैं तो सिर्फ एक बात ही कहूँगा कि पंकज की ये किस्मत थी, आके उसका सीधी उसको पेट में या छाती के ऊपर या सिर में गोली नहीं मारी, नहीं तो जैसी परिस्थितियाँ थी और जैसा फुटेज में, सीसीटीवी फुटेज में उनका आपस में वो गठजोड़ दिखाया गया है, उसके अनुसार कोई भी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन इसमें दोस्तों ख़्वाब की जो बात होती है, अब मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ख़्वाब का रोल हुआ है, क्रिएट हुआ है और ख़्वाबों का दबाव क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके लड़के को पुलिस ने अरेस्ट किया, जो रणधीर सिंह था वो डिगल गाँव से, और डिगल गाँव अलाउद्दीन ख़्वाब का जो प्रधान है वो भी वहाँ से है। जब उसने उसको बताया तो उसको भी समझ में आ गई होगी और उसने न सिर्फ अपने ख़्वाब को इकट्ठा किया, यानी अपने लोगों को इकट्ठा किया और दूसरी ख़्वाब के लोगों को भी इकट्ठा किया और वो तुरंत मुख्यमंत्री से मिले। और जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया तो ये सरकार को भी समझ में आ गया कि एकदम से अगर इस मामले में कोई कार्रवाई पुलिस ने और ज़्यादा आगे ज़्यादा कर दी तो मामला बढ़ भी सकता है, भड़क भी सकता है। जैसे कई मामलों में होता है, ये मनीषा वाले मामले में भी इस तरह हुआ था या फिर आईजी पूर्ण कुमार के मामले में भी इस तरह हुआ था। तो एक बार तो ये जो खाप पंचायत है ना, उनका प्रभाव होता है, सरकार को बैक फुट पर करने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन जल्दी ही सरकार उसमें संभल भी जाती है और कोई ना कोई ऐसा काम कर देती है, ऐसी चाल चल देती है कि वो जो खाप या फिर वो जो ताकत है, वो ताकत भी अपने आप में डाउन हो जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रवीण वाले मामले में ये उनके पैरेलल खड़े किए गए हैं, ये अपने आप खड़े हुए हैं। लेकिन इससे अलावा खाप का जो दबाव है वो ज़रूर कमज़ोर हुआ है। और इस मामले में कमज़ोर होने से सरकार इस मामले को जल्दी हैंडल कर लेगी और उस मामले में मेरे हिसाब से तो समझौता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस अधिकारियों का भी आपस में गठजोड़ होता है और सरकार के अंडर ही पुलिस आती है, तो न तो सरकार ये चाहेगी कि उनका कोई अधिकारी है वो बगैर उसमें फँसे, लफड़े में फँसे या किस तरह, तो सरकार भी बचाएगी, पुलिस वाले भी बचाएँगे और खाप का जो काट है वो दूसरी खाप को उसके पैरेलल खड़ा करके भी इस तरह के काम किए जाते हैं और वो खड़ा हो भी चुका है। तो इस मामले का जो पटाक्षेप है, मेरे हिसाब से 1-2 दिन के अंदर-अंदर उनके अंदर समझौता हो जाएगा आपस में और कोई किसी के खिलाफ केस नहीं करेगा, यानी आपस में समझौता होगा, केस खत्म। तो ये इसका रिज़ल्ट आना है। लेकिन मैं इस चीज़ को, एक ही चीज़ को कहूँगा कि इस मामले में मैं किस्मत वाला ही समझूँगा पंकज को कि वो ऐसे लोगों से भिड़ने के बाद भी, फायर करने के बाद भी ज़िंदा है, ये किस्मत की बात है उसकी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ख़ैर आगे अब जो भी होने जा रहा है या जो भी हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन मेरा अपना विश्लेषण है या फिर मेरी अपनी जो विवेचना है या जो एक्सपीरियंस, उसके आधार पर ये है कि जल्दी इस मामले में समझौता हो जाएगा और कुछ टाइम के लिए अगर प्रवीण को कुछ नहीं हुआ तो समझौता हो जाएगा। अगर प्रवीण के साथ कोई कैज़ुअल्टी होगी तब समझौते की संभावना नहीं है और उस टाइम ये जो खाप पंचायत है ये भी पीछे हट जाएँगे और उसके बाद तो ये भी कह देंगे कि हम तो थे ही नहीं उस खाप के उस मीटिंग के अंदर, हम तो थे ही नहीं। ख़ैर चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा। मामला जो है दुःखद है, हाँ, शहरों में खाप पंचायतों का दबाव वो ज़रूर काम आया है और उसमें सरकार थोड़ा-सा बैक फुट पे भी आई और अब मामले को थोड़ा खापों के कहने से एसआईटी का भी गठन किया और वो भी अभी तो दिखाई तो ये दे रहा है कि वो काम करने लग रही है, ठीक काम करने लग रही है। लेकिन इस तरह के मामले हैं वो आपस में वो हो जाते हैं दोस्तों। ख़ैर कोई बात नहीं, तो आज के लिए इतना ही। अगर मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण ठीक नहीं है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएँ, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।